जय भारत बच्चों। तो आज के इस सुपर 3000 एमसीक्यू सीरीज के डे नंबर 18 में आप सबका स्वागत है। मैं मिहिर शाह आपको आज करवाने वाला हूं ग्रेविटेशन। आप मानोगे नहीं बच्चों, छोटा सा चैप्टर है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े चैप्टर है, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, उतना ही इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशन भी है। ऐसा क्यों? इतने बड़े बड़े चैप्टर करने से भी उसमें से एक क्वेश्चन आने के चांस है, और ये छोटा सा चैप्टर है जिसमें लिमिटेड कंसेप्ट है, उसमें से भी आपको एक क्वेश्चन आने के ही चांसेस है। यानी वेटेज की बात करो तो सब चैप्टर का वेटेज ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। 2-3 चैप्टर एक्सेप्शन है जिसमें से एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और मैं कहता हूं अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक ढंग से पढ़ा है तो ग्रेविटी का 75% जो पोर्शन है वो आप बड़ी इजीली क्रैक कर पाओगे। फिर लास्ट में जो केपलर लॉ का जो बात है, सैटेलाइट मोशन, इलिप्टिकल ऑर्बिट स्पेशली, उसमें ही आपको अलग से ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। उससे पहले थोड़ा वेटेज की बात कर लेते हैं। तो अगर पूरे चैप्टर को हम 3-4 टॉपिक में तोड़े तो सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो होगा ग्रेविटेशनल फील्ड एंड फोर्स। दूसरा टॉपिक होगा वेरिएशन, नहीं, पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। तीसरा टॉपिक होगा वेरिएशन इन जी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में वेरिएशन वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद टॉपिक होगा सर्कुलर ऑर्बिट, और लास्ट में रहेगा इलिप्टिकल ऑर्बिट। अगर नए ट्रेंड की बात करें जो लास्ट 2 साल से देखा गया है, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जहां से अभी तक ये मिथ था बच्चों कि इलिप्टिकल ऑर्बिट से क्वेश्चन नहीं आते। ऐसा आपको कई जगह आपके टीचर्स ने भी कहा होगा। पूरे इंडिया में बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि JEE मेन में इलिप्टिकल ऑर्बिट से क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन आज के इस सेशन में देखेंगे बच्चों के पिछले 3 क्वेश्चन हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के ही है और इलिप्टिकल ऑर्बिट बेस है। वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो देखने वाले। यानी अगर लेटेस्ट ट्रेंड की बात किया जाए तो इलिप्टिकल ऑर्बिट एक फेवरेट टॉपिक है। पेपर को डिफिकल्ट बनाने के लिए इलिप्टिकल ऑर्बिट से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, अगर प्रायोरिटी की बात किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी रहती है बच्चों इन दोनों का ऑर्बिट का मिला के प्रायोरिटी नंबर 1। सर्कुलर इलिप्टिकल दोनों केपलर लॉ में इंक्लूड होता है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी इन दोनों की। दूसरे नंबर की बात की जाए तो दूसरे नंबर की बात रहेगी इन दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स और उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ये कंबाइन करके भी आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे। और थर्ड प्रायोरिटी रहेगी वेरिएशन इन जी की। ये मेरी ओर से प्रायोरिटी है, ऐसा फिक्स नहीं है। हो सकता है वेरिएशन इन जी से ही आपको क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसा मान के नहीं चलना। बस ये प्रायोरिटी है, ट्रेंड एनालिसिस है। ठीक है, कोई क्लेम नहीं कर सकता यही आने वाला है, ये नहीं आने वाला, सिवाय एनटीए के। और एनटीए ऐसा कोई क्लेम करेगा तो बाहर निकलने वाला नहीं। इसलिए हमें सारी चीजें करनी है, बस हमें सारे कंसेप्ट कवर हो जाए वैसे क्वेश्चन की ट्राई करनी है, जो हम यहां पे आपके सामने रख रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हर बार की तरह आपको भी वीडियो पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन को क्या लिखा है यहां पे कि दोनों के बीच में हमें फोर्स ढूंढना है। दोनों के बीच में फोर्स ढूंढना है, ध्यान से देखना। एक गोला है जिसमें से r/2 का हमने हटा दिया और उसको यहां से कितना डिस्टेंस पे रख दिया है, 3r डिस्टेंस पे रख दिया है। मुझे इन दोनों के बीच का फोर्स ढूंढना है बच्चों, फोर्स कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। इस सिस्टम की वजह से इसके सेंटर पे फील्ड ढूंढ लो इनटू इसका मास, तो हमें मिल जाएगा फोर्स। और कुछ ज्यादा करना नहीं है। इस सिस्टम की वजह से इसके सेंटर पे हमें फील्ड ढूंढ के इसके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स मिल जाएगा। स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में यही प्रॉपर्टी रहती है बच्चों, ये पता होना चाहिए। 2 स्फेरिकल गोले हैं, अगर फोर्स ढूंढना है तो एक गोले की वजह से दूसरे के सेंटर पे फील्ड ढूंढ लो, फिर दूसरे का मास मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फोर्स मिल जाएगा। ये हम अच्छे से जानते हैं। तो पहले तो इस सिस्टम की वजह से 3r डिस्टेंस पे फील्ड ढूंढते हैं। तो पूरे गोले की वजह से पहले तो मुझे फील्ड ढूंढना पड़ेगा। पूरे गोले की वजह से
3r डिस्टेंस पे फील्ड कितना होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड E नाम दे देते हैं। E कितना होगा इस गोले की वजह से, gm/9r²। अब जो पार्ट रिमूव किया है उसकी वजह से कितना होगा, तो यहां से डिस्टेंस है 3r और इसकी रेडियस है r/2। अगर इस गोले का मास m है तो इसका मास कितना होगा बच्चों, सीधी बात है m/8 होगा। तो यहां पे इसकी वजह से फील्ड कितना होगा, gm/8। सेंटर से डिस्टेंस ये कितना होगा, 3r में से r/2 जा रहा है तो ये होने वाला है 5r/2, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25r²/4, यानी इसको और अच्छे से करेंगे हम तो gm/50r²। तो नेट फील्ड कितना हुआ, नेट फील्ड पूरे गोले का फील्ड माइनस इसका फील्ड, यानी gm/9r² माइनस gm/50r²। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 41 gm/450r²। ये हो गया नेट फील्ड। तो फोर्स की बात करेंगे तो मुझे फील्ड मिल चुका है, अब मुझे इसका मास मल्टीप्लाई करना है इस छोटे से गोले का। इसका मास कितना है, m/8। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिल जाएगा फोर्स। तो फोर्स बराबर फील्ड m/8 इंटू 41 gm/450r²। तो ये आ जाएगा 41 gm²/450 इंटू 8, 450 इंटू डबल 900, 900 का 4 टाइम 3600। बड़ा अजीब आंसर है, देखते हैं ऐसा कोई मैच होता है क्या। 41/3600, 41/3600 ऑप्शन 1 ये अपना आंसर हो गया। कैलकुलेशन मिस्टेक किए बिना कॉन्फिडेंस से बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए फोर्स कैसे निकालना है, यहां से आप बड़ी इजीली इसको क्रैक कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी फील्ड का और फोर्स का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो पॉज करके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखना है। तो यहां पे हमें कुछ ऐसा दिया है, r रेडियस का ऑर्बिट है जिसमें हम एक स्क्वायर बनाएंगे। इस स्क्वायर से 4 कॉर्नर पे 4 पार्टिकल रखे हुए हैं। इस स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे 4 पार्टिकल रखे हुए हैं। तो और ये एक दूसरे के फोर्स की हेल्प से ही सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट हो रहे हैं। मतलब इसकी स्पीड v इस तरफ, 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 और उनको सेंट्रीपिटल कौन दे रहा है, तो ये एक दूसरे को सेंट्रीपिटल दे रहे हैं। तो इनकी स्पीड v कितनी होगी ये निकालना है बच्चों। और ये रेडियस है r। अगर ये r हुआ, ये भी r हुआ, तो ये हो जाएगा √2r और ये वाला हो जाएगा 2r। तो पहले मैं इस पार्टिकल की बात करता हूं। तो इस पार्टिकल पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, ये वाला पार्टिकल इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये वाला पार्टिकल इस तरफ फोर्स लगाएगा और ये वाला पार्टिकल इस तरफ फोर्स लगाएगा। और इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो मुझे सेंट्रीपिटल मिलेगा, क्योंकि इनके एट्रैक्टिव फोर्स ही इसको सेंट्रीपिटल दे रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है। और बच्चों रास की बात, वापस इस टाइप का क्वेश्चन 3 बार आ चुका है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो इस फोर्स की बात करते हैं तो वो कितना हुआ, gm²/√2r यानी 2r। ये वाला फोर्स हुआ, ये वाला फोर्स भी सेम ही होगा, इन दोनों के बीच का फोर्स gm²/2r। और ये वाला फोर्स कितना हुआ, gm²/4r, सॉरी ये 4r² होगा, 4r²। ठीक है, तो मेरे पास अब 3 वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड है gm²/2r², gm²/2r² और gm²/4r²। अब इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ ही होगा, क्योंकि दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, 90 डिग्री पे है, और ये 45 डिग्री बन रहा है, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ होगा प्लस ये वाला। तो नेट इस डायरेक्शन में कौन सा फील्ड हुआ, एक तो ये वाला पहले से है ही है, gm²/4r² प्लस इन दोनों का रिजल्टेंट, तो वो कितना हो जाएगा, किसी एक के मैग्नीट्यूड को √2 टाइम कर दो, यानी ये हो जाएगा gm²/√2r²। ये हो गया नेट फोर्स। तो नेट फोर्स यहां पे कितना है, gm²/r² को कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा 1/4
प्लस 1/√2, ये क्या प्रोवाइड करेगा, इस m वाले पार्टिकल को सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा, mv²/r। तो एक r यहां से जा रहा है, एक m भी यहां से जा रहा है, तो v² कितना आएगा बच्चों, gm/r √2 + 4/4√2, √2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो gm/r 1, यहां पे 1 √2 से डिवाइड किया तो 1, 4 को √2 से डिवाइड करेंगे तो 2√2/4, ये v² यानी v हो गया इसका अंडर रूट, तो 1 + 2√2/4 gm/r, 1 + 2√2/4, देखो ये 2 को अंदर ले लो तो 4 हो जाएगा, 1 + 2√2/4 gm/r, आंसर आ गया डी। कितना इजीली हमने इसको भी सॉल्व किया है बच्चों। कंसेप्ट समझो, जब ऐसे ड्यूअल स्टार वाले सिस्टम, बाइनरी स्टार वाले सिस्टम से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, ट्राइनरी स्टार, जब 3 स्टार हो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हो, 4, 5, 6 स्टार, तो उसका जो नेट फोर्स होता है वो सेंटर की ओर होता है और वही सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करता है। एक बार ऐसी सिस्टम बन गई तो फिर वो चिरकाल तक, इटर्निटी तक ऐसे ही घूमती रहेगी, क्योंकि उनको और कोई फोर्सेस की जरूरत है ही नहीं, तो ये उनका चलता रहेगा मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा माना हुआ प्रीवियस ईयर का टफेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ग्रेविटी का, और आगे 1-2 क्वेश्चन आएंगे जो इससे भी टफ है, लेकिन ये टॉप 3 में रख सकते हैं, ऐसा टफेस्ट क्वेश्चन है। लंबा चौड़ा उसका एक तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, डायग्राम भी नहीं है, वीडियो पॉज करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या यहां पे दिया हुआ है। मान लेते हैं ये अर्थ है, यहां पे सन है और यहां पे मून है, ठीक है, सबका मास दिया हुआ है, पहले वो लिख लेते हैं, 0.4 10⁶, 150 10⁶। तो ये जो डिस्टेंस है वो है 150 10⁶, और ये जो डिस्टेंस है वो है 0.4 10⁶। मास की बात करेंगे तो 8 10⁻²², मून का मास है 8 10⁻²² और इसका मास है 2 × 10⁻30। ये दोनों के मास है, डिस्टेंस दिया है। पूछा है अर्थ का रेडियस भी, यानी डायमीटर दिया हुआ है हमें, रेडियस है ना ये, हाँ रेडियस दिया हुआ है। डेटा ही इतना बड़ा है बच्चों के, पहले तो वही लिखने में टाइम चला जाएगा। 6400, ये सब किलोमीटर में, ये सारे डिस्टेंस किलोमीटर में, ठीक है, और वो मास किलोग्राम में पूछा है। ध्यान से देखना, लेट डेल्टा F1 बी द डिफरेंस इन फोर्स एक्सर्टेड बाय मून एट द नियरेस्ट एंड द फारदेस्ट पॉइंट, डेल्टा F2 बी द डिफरेंस इन द फोर्स एक्सर्टेड बाय मून नियरेस्ट एंड द फारदेस्ट पॉइंट। तो मुझे डेल्टा F1 डेल्टा F2 ढूंढना है। समझता है डेल्टा F1 क्या है, डेल्टा F2 क्या है। F1 किसका है, मून, और F2 किसका है, सन का है, ठीक है। ध्यान से देखना, इस मून के लिए अर्थ का सबसे पास वाला पॉइंट कौन सा हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ, और इस मून के लिए ये वाला अर्थ का पॉइंट सबसे दूर वाला हुआ, ठीक है। उसी तरह इस सन के लिए ये वाला पॉइंट सबसे पास वाला हुआ, ये वाला पॉइंट सबसे दूर वाला हुआ। तो पूछा है ये मून सबसे पास वाले पॉइंट पे फोर्स लगाएगा, मानो यहां पे कोई m मास का पार्टिकल है, तो ये मून सबसे पास वाले m मास पे फोर्स लगाएगा और सबसे दूर वाले उतने ही m मास पे फोर्स लगाएगा, तो उस फोर्स का डिफरेंस क्या होगा। उसी तरह ये सन सबसे पास वाले पॉइंट पे फोर्स लगाएगा, सबसे दूर वाले पॉइंट पे फोर्स लगाएगा, तो उसका डिफरेंस क्या होगा, ये हमें पूछा है बच्चों, ठीक है। उसका डिफरेंस क्या होने वाला है वो हमें पूछा है। दूसरी चीज, मुझे सिर्फ फील्ड ढूंढना है। मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, इस मून का नियरेस्ट पॉइंट पे फील्ड ढूंढ लूंगा, इस मून का फर्देस्ट पॉइंट पे फील्ड ढूंढ लूंगा, डिफरेंस निकाल दूंगा। उसी तरह सन का नियरेस्ट पॉइंट पर, सन का फर्देस्ट पॉइंट पे फील्ड ढूंढ के डिफरेंस निकाल दूंगा, क्योंकि फील्ड का डिफरेंस ही फोर्स का डिफरेंस आएगा। सिर्फ मुझे मास से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन देखो हमें यहां पे रेशियो ढूंढना है, मुझे फोर्स का रेशियो ढूंढना है, यानी मैं फील्ड का रेशियो से फोर्स का रेशियो भी बता सकता हूं, और मुझे अप्रोक्सीमेट आंसर देना पड़ेगा, नंबर इज क्लोजेस्ट टू, ठीक है, बड़े बड़े नंबर है। और दूसरी चीज ध्यान से देखेंगे, ध्यान से एक बात सुनना, सन से ये वाला पॉइंट देखो, सन से ये वाला पॉइंट देखो क्या हो रहा है, कितने डिस्टेंस पे है, मतलब अप्रोक्सीमेट अर्थ का डिस्टेंस देखो तो 150 × 10⁶, और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस देखो,
इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस देखो, वो कितना आ रहा है 6400 के, मतलब 10-12 हज़ार के आसपास आ रहा है। और ये कितना है, अब 10⁶ करो, यानी 10 लाख या 1 करोड़ के आसपास का पॉइंट है। यानी अगर मैं 1 करोड़ जितने नंबर में 10,000 प्लस माइनस करूं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी मुझे सन से काफी दूर जाके छोटे से डिस्टेंस के वेरिएशन में फील्ड ढूंढना है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मुझे सन से काफी दूर जाके छोटे से डिस्टेंस के वेरिएशन में फील्ड की वेरिएशन ढूंढनी है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे सन से काफी दूर जाके छोटे से डिस्टेंस के डिफरेंस में फील्ड की वेरिएशन ढूंढनी है। ठीक है, यानी अगर सन से अगर मैं r डिस्टेंस पे जाऊं और उसमें छोटा सा वेरिएशन करूं dr, तो फील्ड का चेंज कितना होगा। ये वेरिएशन काफी छोटा है क्योंकि ये करोड़ के टर्म्स में और ये हजार के टर्म्स में है, तो ये छोटा सा वेरिएशन dr करूंगा तो फील्ड में कितना चेंज आएगा मुझे वो ढूंढना है। अप्रोच समझ में आ रहा है। पहले तो मैं r डिस्टेंस पे फील्ड ढूंढूंगा, फिर उसमें डिस्टेंस का छोटा सा वेरिएशन करूंगा तो फील्ड में कितना चेंज होगा वो मुझे ढूंढना है। तो r डिस्टेंस में फील्ड का फॉर्मूला क्या है, फील्ड ऑफ सन G/ms/rs का स्क्वायर। ये फील्ड का, ये मास ऑफ सन और ये सन का डिस्टेंस। अब मुझे फील्ड का वेरिएशन ढूंढना है r के साथ, तो DES/DRS डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि r में छोटा सा चेंज है, तो ये कितना हो जाएगा -GMS, यहां पे 2 आएगा अपॉन RS का क्यूब। यानी ध्यान से देखो बच्चों, DES कितना आ रहा है -2GMS/RS का क्यूब DRS। ये हुआ सन के फील्ड का चेंज अगर मैं r में छोटा सा dr जितना चेंज करूं तो। ठीक है, उसी तरह मून का क्या आएगा, DES बराबर -2G मास ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस ऑफ मून का क्यूब DRM। ये मुझे दोनों के फील्ड का चेंज आ गया अगर मैं r में, क्योंकि ध्यान से सुनना कंसेप्ट क्या है, मैं सन और मून से काफी दूर जाके डिस्टेंस में छोटा सा चेंज कर रहा हूं तो फील्ड में कितना चेंज होगा वो पूछा है। अब मुझे इन दोनों का रेशियो ढूंढना है। तो देखो मुझे ये क्या है, ये है डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ। ये दोनों क्यों डायमीटर ऑफ अर्थ, क्योंकि ध्यान से देखो मैं मून से काफी दूर जाके कितना चेंज कर रहा हूं डिस्टेंस में, मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ढूंढना है। यानी मून से पहला तो ये डिस्टेंस और मून से दूसरा ये डिस्टेंस, ये हुआ उनके मून से डिस्टेंस में चेंज, ये हुआ DRM। उसी तरीके से मैं सन से पहले यहां ढूंढूंगा, सन से यहां ढूंढूंगा, तो यही हुआ DRS, सन से डिस्टेंस में चेंज। और वो दोनों सेम है, यानी अगर मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये टर्म तो कैंसिल होने वाला है, तो ये DEM आएगा। तो DES/DEM कितना आने वाला है बच्चों, माइनस जाएगा, 2 जाएगा, G जाएगा, D जाएगा, बचेगा क्या, MS/mm RM का क्यूब अपॉन RS का क्यूब। इतना आ रहा है, मुझे इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। MS कितना है, सन का मास, मून का मास 2 10⁻30, 8 10⁻22, सन का 2 10⁻30, 8 10⁻22, RM का क्यूब RS, RM अपॉन RS, RM है 0.4 10⁻6, 150 10⁻6, 0.4 अपॉन 150 10⁻6 तो चला जाएगा, डिवाइड करेंगे, इसका क्यूब आने वाला है। तो करते हैं, क्या होगा ये 1/4 10⁸, ये आने वाला है। इसको क्यूब करते हैं तो 4/10 करेंगे, तो 4 का क्यूब यानी 4 अपॉन नीचे 10 जाएगा तो 1500 आएगा, उसका क्यूब 1500। अब मुझे अप्रोक्सीमेट आंसर लाना है, 4 को जाने दो। यहां पे देखो 0 6 बार है, यानी 10⁻6, यानी यहां पे बचेगा 10⁻2। आंसर कितना आ रहा है यहां पे 1600 अपॉन
15 15 15 15 15 225 इंटू 15, ठीक है। अब मुझे किसका रेशियो पूछा है, सन बाय मून है कि मून बाय सन है, वो भी देख लेते हैं। F1 बाय F2, F1 है यहाँ पे मून का अपॉन सन, मून बाय सन पूछा है, हमने ढूंढा है सन बाय मून, तो मून बाय सन करेंगे DEM अपॉन DES, तो कितना आएगा 225 15 अपॉन 1600, 225 इंटू 15 करेंगे तो 2250 और कुछ 1100 के आसपास, यानी ये होगा 3300 के आसपास अप्रोक्सीमेट अपॉन 1600, यानी अप्रोक्सीमेट 2 के आसपास आंसर आएगा। ये अच्छी बात है, मुझे अप्रोक्सीमेट ढूंढना है, तो यहां पे जो अपना आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ध्यान से देखना बच्चों, लंबा क्वेश्चन है, गलती होने के चांसेस है। पहले तो हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा क्या एग्जैक्टली पूछा है, वो नहीं कर पाएंगे तो इस क्वेश्चन में आगे कैसे बढ़ेंगे। आप अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालने जाओ कि यहां से इतने डिस्टेंस पे फील्ड, यहां से इतने डिस्टेंस में फील्ड, फिर डिफरेंस लो, बहुत लंबा हो जाएगा। उससे अच्छा डिफरेंशिएशन का यूज करो, क्योंकि काफी दूर जाके छोटे सा डिस्टेंस के वेरिएशन में ढूंढना है, तो हम चेंज इन फील्ड ड्यू टू चेंज इन डिस्टेंस डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस वीडियो को पॉज करेंगे। तो यहां पे पूछा है कितने डिस्टेंस पे फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, कितना डिस्टेंस पे फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होने वाली है। ध्यान से देखना कैसे दिया हुआ है, प्लेनेट है जिसकी रेडियस है कैपिटल R, उसके अंदर रो आ रहा है रो 0 1 माइनस आर स्क्वायर बाय आर, ऐसे कुछ वेरी कर रहा है, 1 माइनस आर स्क्वायर बाय आर, इस तरीके से। मुझे डाउट है यहाँ पे आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन कैलकुलेट करते देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे मुझे कैपिटल आर स्क्वायर होना चाहिए ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं अभी आर लेके चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर जगह रो वेरी कर रहा है, तो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो पहले तो सेंटर से आर डिस्टेंस पे फील्ड निकाल लेता हूं, जनरल फील्ड। हम यहाँ पे गॉस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है, जैसे हमने इलेक्ट्रो में किया था वैसे यहाँ ग्रेविटी में करते हैं। मैं इसको चार्ज डेंसिटी मान लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो गॉस थ्योरम का यूज, या हम मास डेंसिटी करो तो भी गॉस थ्योरम का यूज कैसे होगा, आर डिस्टेंस में से निकलने वाला फ्लक्स, तो फील्ड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू मास एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन टाइप कुछ होगा, ठीक है। तो मास एनक्लोज क्या होगा, रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर 0 से लेके आर तक अपन एप्सिलॉन। ये फर्क नहीं पड़ता, मुझे डिस्टेंस से कहां पे मैक्सिमम, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा, इसलिए मैं इसको अभी गॉस लॉ से इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करके कर रहा हूं। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर रो 0 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर 0 से आर। मैं देखो एग्जैक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं, मुझे सिर्फ डिस्टेंस चाहिए, तो मैं आर का कैसे फंक्शन बन रहा है वो देख रहा हूं, ठीक है, याद कर रखेंगे। इसलिए मैं नीचे वाला एप्सिलॉन है उसको भी अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूं। रो 0 इंटीग्रेट करेंगे तो 4 पाई बाहर निकलेगा, यहां आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आर क्यूब बाई 3 माइनस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आर रेस टू 4 है, यानी आर रेस टू 5 बाई 5 आर इंटू, बस इंटू डी हो गया। तो E कैसे फंक्शन आया, E इज प्रोपोर्शनल टू, डिवाइड करेंगे यहां पे तो आर स्क्वायर डिवाइड होगा तो यहां बचेगा E इज प्रोपोर्शनल टू आर बाई 3, आर स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया तो आर क्यूब बाई आर स्क्वायर, आर बचा माइनस आर रेस टू 4 आर क्यूब बाई 5 आर। इस तरीके से E डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, मुझे फंक्शन मिल गया। अब ये फंक्शन जब मैक्सिमम होगा तब मेरी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, तो इसको मैक्सिमम करते हैं तो DE बाई डी आर 0 होना चाहिए, तो डिफरेंशिएट करते तो ये कितना आएगा 1/3 माइनस 3/5 आर स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करें तो आर क्यूब का क्या होगा 3 आर स्क्वायर अपॉन आर। इसकी वैल्यू 0 कब होगी, तो 1/3 बराबर 3/5 आर स्क्वायर बाई आर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5r बाई 9 बराबर आर स्क्वायर, यानी r कितना आएगा √5/9 r, √5/9 r यहां पे आंसर आएगा, ये रहा आंसर। और देखो मैंने बाहर r लिखा है, यानी
ये आर स्क्वायर ही होना चाहिए, जो मैंने पहले डाउट किया था वो सही है बच्चों। यहां पे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर कर देना, तब जाके ये मुझे कैसे पता चला, डायमेंशनली पता चला। इस 1 का कोई डायमेंशन नहीं है तो ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर ही होना चाहिए, तो वहां से। लेकिन आप इस क्वेश्चन में बोनस की एक्सपेक्ट मत करना, थोड़ा सा सोच समझ के आप इसको करेक्ट करके खुद से ही कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली एनटीए बोनस नहीं देता, ये भी ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा स्वीट सा छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। तो पूछा है यहां पे कि काफी दूर जाके पी पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, ये पूछा है काफी दूर जाके। ध्यान से देखना, अगर मेरे पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, इतना रिमूव किया है, इतना ही स्ट्रक्चर है, तो अभी इसका मास कितना होगा 7m/8, क्योंकि टोटल m में से मैंने m/8 रिमूव कर दिया, तो बचा कितना 7m/8। इससे मैं काफी दूर जाऊंगा, इतना दूर इतना दूर इतना दूर कि ये चीज मुझे पॉइंट जैसे दिखेगी। यानी इतनी दूर देखते हुए मुझे क्या लगेगा कि वहां पे एक पॉइंट पार्टिकल है जिसका मास कितना है 7m/8। तो उस पॉइंट पार्टिकल की वजह से काफी दूर फील्ड कितना होगा, g मास कितना है 7m/8 अपॉन x², ये हो गया फील्ड, आंसर खत्म। अगर मुझे काफी फाइनर डिस्टेंस पे पास में ढूंढना होता तो मैं कैसे ढूंढता, पूरे का फील्ड माइनस कट किए पोर्शन का फील्ड। लेकिन मुझे काफी दूर जाके ढूंढना है, तो कट किया है कि नहीं किया वो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको तो बस वो पॉइंट पार्टिकल दिखेगा और उसका फील्ड की अप्रोक्सीमेशन भी ऐसे ही आएगी। आप चाहो तो x डिस्टेंस पे करके देख लो बच्चों, पूरे का फील्ड x डिस्टेंस पे माइनस इसका फील्ड, और ले लो x इज वेरी 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 ग्रेटर देन r। जब आप अप्रोक्सीमेट करोगे तो यही आंसर आने वाला है 7/8 gm/x²। मस्त क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट ध्यान से देखना, यहां पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट मुझे अधूरा लग रहा है। पूछा है टेकिंग ग्रेविटी पोटेंशियल, द पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ केवीटी इज, केवीटी के सेंटर पे पोटेंशियल कितना है वो पूछा है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर देखते हैं। तो वापस यहां पे एक गोला है हम जिसमें से r/2 कट कर दिया। ये बड़ा फेमस है, कटिंग वाला आता ही रहता है। देखो इसी में हमने 3-4 क्वेश्चन देख लिए जिसमें कटिंग हो रही है। मुझे इस कैविटी के सेंटर पे पोटेंशियल ढूंढना है, ढूंढ पाए कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बड़ी आसानी से ढूंढ लेंगे। पहले तो इस कैविटी की वजह से सेंटर पे और पूरे गोले की वजह से सेंटर पे, फिर हम क्या करेंगे, गोले की वजह से पोटेंशियल माइनस कैविटी की वजह से पोटेंशियल करके फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो पहले मैं ढूंढता हूं इस पूरे गोले की वजह से r/2 डिस्टेंस पे पोटेंशियल। अगर सॉलिड गोला हो तो v इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, v इनसाइड का फॉर्मूला होता है -3/2 gmr माइनस, यहां माइनस मतलब माइनस, पहले तो फॉर्मूला जरा ढंग से लिखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फॉर्मूला होता है -3/2 gm/r माइनस gmr²/2r³। इस तरीके से फॉर्मूला होगा। स्मॉल r बाई मतलब अंदर किसी भी r डिस्टेंस पे फील्ड का फॉर्मूला ऐसा कुछ होने वाला है, यह हम जानते हैं, ठीक है। अब मुझे r/2 डिस्टेंस पे ढूंढना है, तो मैं यहां पे r की जगह क्या लिख दूंगा, r/2। तो ये कितना आने वाला है -3/2 gm/r, क्योंकि इस पूरे गोले का मास m है, रेडियस r है, इसलिए यहां पे मास m लिखा है, रेडियस r लिखी है, ठीक है। gmr कितना लूंगा, r/2 का स्क्वायर यानी r²/4 × 2 8 r³। ये कितना आने वाला है -3/2 gm/r माइनस gm/8r। तो इसका अच्छे से एलसीएम लेंगे, तो नीचे 8 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 12, तो माइनस मतलब 11 gm/8r। ये आ गया पूरे गोले की वजह से पोटेंशियल। अब बात करते हैं केवीटी की वजह से। तो केवीटी की वजह से तो मुझे सेंटर पे ही ढूंढना है, तो सेंटर पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है 3/2 gm/r।
लेकिन यहां पे m और r केवीटी का लूंगा, ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये माइनस में आएगा, ठीक है। तो केवीटी की वजह से -3/2g, केवीटी का मास कितना है m/8 और केवीटी की रेडियस कितनी है r/2, ये गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो 2 यहां पे जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया -3gm/8r, ये हो गया केवीटी की वजह से। तो नेट पोटेंशियल क्या हो गया, पूरे गोले का पोटेंशियल कितना है -11gm/8r माइनस केवीटी का पोटेंशियल -3gm/8r, कितना आ रहा है ये -8gm/8r, यानी आंसर आएगा -gm/r, इतना आंसर आने वाला है। -11 + 3 यानी -8 हो जाएगा, -gm/r आंसर आएगा डी, ठीक है। फॉर्मूला बेस, अगर आपको यह फॉर्मूला नहीं पता होगा तब दिक्कत हो जाएगी, तब इसको गिनना बड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये वाला फॉर्मूला मैं याद करो, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के सेशन में भी किया था, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो रिवाइज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस वीडियो पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। पूछा है यहां पे कि दो पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट है, तो दोनों एक दूसरे के अट्रैक्शन की वजह से पास आ रहे। तो जब दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d हो तब दोनों की स्पीड कितनी होगी v1 v2, वो मुझे पता करना है, ठीक है। तो सिचुएशन ड्रॉ करता हूं, ये m1 मास है और यहां पे m2 मास है। इनिशियली डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है, इनफाइनाइट है, काफी दूर है, दोनों अट्रैक्शन की वजह से पास आ रहे हैं। तो ये आ रहा है v1 स्पीड से और ये आ रहा है v2 स्पीड से, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। तो v1 v2 मुझे पता करने हैं। सबसे पहली चीज एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, क्योंकि पूरी प्रोसेस में कौन से फोर्स लग रहे हैं, सिर्फ ग्रेविटी लग रही है जो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो पहला फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल काइनेटिक, फाइनल पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक। कोई दिक्कत नहीं, इनिशियल पोटेंशियल 0, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, इनिशियल काइनेटिक भी 0 क्योंकि रेस्ट से रिलीज किया, फिर धीरे धीरे पास आ रहे हैं। फाइनल पोटेंशियल d डिस्टेंस पे तो पोटेंशियल कितना होगा -gm1m2/d। काइनेटिक, पहले की काइनेटिक हाफ m1v1², दूसरे की काइनेटिक हाफ m2v2²। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। मुझे v1 v2 दो चाहिए, एक ही इक्वेशन नहीं चलेगा, मुझे और एक इक्वेशन चाहिए होगी बच्चों। वो कौन सा लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि पूरी सिस्टम में सिर्फ इंटरनल फोर्स एक दूसरे की ग्रेविटी ही वर्क कर रही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ही नहीं कर रहा, यानी लीनियर मोमेंटम का भी कंजर्वेशन होने वाला है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ध्यान से देखना कैसे करेंगे। इनिशियल मोमेंटम 0, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होनी चाहिए। तो P इनिशियल बराबर P फाइनल, P इनिशियल है 0 तो P फाइनल कितना होगा, P फाइनल, इसकी मोमेंटम पॉजिटिव, इसकी मोमेंटम नेगेटिव, तो m1v1 माइनस m2v2। तो यहां से मुझे एक और इक्वेशन मिलेगी, m1v1 बराबर m2v2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दो इक्वेशन, दो अननोन, तो यहां से मैं v1 को हटा के m2/m1 v1 करके यहां रख दूंगा, तो मुझे यहां से v2 मिल जाएगा। उसी तरीके से v1 मिल जाएगा। छोटी सी इक्वेशन है, आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पे आंसर आने वाला है ऑप्शन बी, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके खुद से ट्राई करना, बड़ी आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएशन इन जी वाला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी की वेरिएशन कैसे होती है इस यहां पे बात की गई है। तो क्वेश्चन वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, समझते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखना है। अर्थ की रेडियस है r, तो सरफेस से h हाइट पे फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस से h हाइट पे फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, gm h प्लस r का स्क्वायर, ठीक है। और सरफेस से d डेप्थ पे फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, अंदर होगा gm r माइनस डी अपॉन r क्यूब। मुझे पूछा है कि d बाई आर कितना होना चाहिए कि दोनों इक्वल हो, मतलब जितना फील्ड h हाइट पे है उतना ही फील्ड d डेप्थ पे है, तो d बाई आर कितना होना चाहिए, ये पूछा है, ठीक है। सॉरी, हाँ मतलब h बोला, नहीं मैं थोड़ी गलती कर दिया, ध्यान से सुनना। अगर r/2 हाइट पे जितना फील्ड है उतना ही फील्ड कितने d पे होगा, ये पूछा है।
जितना फील्ड सरफेस से r/2 हाइट पे है उतना ही फील्ड कितनी डेप्थ पे होगा ये पूछा है। क्या पहले तो ऐसा पॉइंट मिलेगा, उसकी बात करते हैं। तो फील्ड के वेरिएशन कैसे होती है सेंटर से, g की वेरिएशन इस तरीके से होती है, देखो, और ये है r पे। तो देखो मुझे कितना डिस्टेंस पे देखना है सेंटर से, सरफेस से r/2 हाइट यानी सेंटर से 3r/2। तो देखो 3r/2 पे जो फील्ड होगा वही फील्ड यहां से d डेप्थ पे भी होगा। तो ये d कितना होना चाहिए ये पूछा है। तो मुझे दोनों को इक्वल करके h बराबर r/2 रखना है, बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। तो पहली इक्वेशन है gm अपॉन r प्लस h, r प्लस r/2 का स्क्वायर बराबर gm r माइनस डी अपॉन r क्यूब। gm को जाने दो, r क्यूब सामने चला जाएगा। यहां पे कितना बचा ये r, 3r/2 का स्क्वायर 9r²/4, अंदर r से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा r क्यूब माइनस 9r²/4d। इसको इस तरफ ले लेते हैं, इसको यहां पे ले लेते हैं, तो 9r²/4d बराबर 9r²/4 माइनस r क्यूब। तो ये कितना होने वाला है 5r³/4 बराबर 9/4r²d। 4 जाने दो, r² यहां से क्यूब से गया तो पूरा तो हट जाएगा। तो d कितना आने वाला है 5/9r। इतनी डेप्थ पे वही फील्ड होगा जो r/2 हाइट पे होगा, 5/9r, 5/9r। ये अपना आंसर आने वाला है। छोटा सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। पूछा है कि अर्थ की सरफेस पे और प्लेनेट पे वेट का रेशियो 9/4 है। वेट का फॉर्मूला क्या आता है, g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन r² अपॉन g मास ऑफ प्लेनेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। ये कितना बोला है 9/4। मास ऑफ प्लेनेट इज 1/9 टाइम्स अर्थ। प्लेनेट का मास कितना है 1/9 मास ऑफ अर्थ। यानी ध्यान से देखना, मैं इसको हटा के मास ऑफ अर्थ बाय 9 लिख सकता हूं। तो मुझे क्या पूछा है, प्लेनेट की रेडियस कितनी होगी, बस यहां से सिंपल कैलकुलेट करना है। GME m गया, GME m जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर ले लो इसको। तो 9 प्लेनेट का रेडियस का स्क्वायर अपॉन अर्थ की प्लेनेट रेडियस का स्क्वायर बराबर 9/4। 9 यहां से जा रहा है। तो रेडियस ऑफ प्लेनेट क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ बाई 2 होगा। रेडियस ऑफ प्लेनेट की तो पूछा है, रेडियस ऑफ प्लेनेट इज रेडियस ऑफ अर्थ बाई 2। आंसर आ जाएगा डी। बहुत छोटा सा और इस सेशन का अभी तक का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से बच्चों 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 जितने भी आगे क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन केपलर लॉ पे बेस होंगे, सर्कुलर और इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अगर आपको ये टॉपिक नहीं पता तो प्लीज नोट्स रिवाइज कीजिए। हम इस टॉपिक को तो अद्वैत में बहुत अच्छे से करवाते हैं क्योंकि ये लेटेस्ट ट्रेंड बन चुका है। जैसे जेईई एडवांस में सरफेस टेंशन एक लेटेस्ट ट्रेंड है, उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आना ही आना है फिक्स से। उसी तरीके से ग्रेविटी में इलिप्टिकल अगर पेपर को डिफिकल्ट बनाना हो तो ये अच्छा सा ट्रेंड रहता है। और दूसरी चीज कि बच्चे इसको स्किप भी कर देते हैं मिथ की वजह से कि भाई इलिप्टिकल नहीं आता, लेकिन वो गलत बात है, टोटली गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अच्छे से आता ही है और आता रहेगा। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। तो यहां पे पहले तो मैं ड्रॉ करता हूं, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ध्यान से सुनना, बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये उसका फोकस है या पोल कह दो। ठीक है, यहां पे सन है, वही सन ही रख देते वरना बुरा लग जाएगा सन को। ध्यान से देखना, ABC यही नाम है ना, ABCD। ध्यान से देखना, ऐसा बोला गया है कि इस ट्रायंगल का एरिया 1/4 है। ठीक है, अगर इस पूरे इलिप्टिकल का एरिया A मान लूं तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा A/4। इतने पोर्शन का एरिया क्या होगा, ABC वाले पोर्शन का एरिया A/2। तो इतने पोर्शन का एरिया क्या होगा, जो बचा है वो ये वाला जो साइड पे दिख रहा है ना, ये भी टोटल A/2 होगा, उसमें से A/4 जा रहा है तो इतना भी क्या होगा A/4 होगा।
ठीक है, 3 सेक्शन का मुझे मिल गया। अब देखो कंसेप्ट क्या लगेगा। ये पूछा है कि भाई ए से बी से सी तक जाने में T1 टाइम लगता है, यहां से यहां तक आने में T1 टाइम लगता है, और यहां से यहां तक आने में T2 टाइम लगता है। तो T1/T2 का रेशियो क्या होगा? आप जल्दबाजी में आंसर दे दोगे सर इक्वल होगा, जितना टाइम यहां से यहां आ रहा है उतना टाइम यहां से यहां। गलत बात है। आप बोलोगे सर ये आधा पोर्शन है, ये आधा पोर्शन है, तो टाइम इक्वल लगेगा, वो भी गलत बात है। पहली बात समझो, सर्कल नहीं है। अगर उसकी ऑर्बिट सर्कल होती तो सेंटर पे सन होता है तो उसके 2 पार्ट कर सकते हो, ये आधा पोर्शन, ये आधा पोर्शन, तो टाइम इक्वल लग सकता है। लेकिन इलिप्स में ऐसा नहीं है बच्चों। देखो इस वाले राइट साइड वाला आधा पोर्शन में उसकी स्पीड कम होगी और लेफ्ट वाला आधा पोर्शन में उसकी स्पीड ज्यादा होगी। आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो। अगर कोई प्लेनेट सन के जितने पास आता है उतनी स्पीड बढ़ती रहती है, यानी यहां पे ज्यादा स्पीड में जाएगा, यहां पे स्लोली जाएगा। इसलिए T1 ज्यादा लगने वाला है, T2 कम लगने वाला है। ठीक है, कैसे करेंगे? तो हम जानते हैं एक चीज कि एरिया कवर करने का रेट सेम होता है। कहां पे? सन के टर्म्स, मतलब सन के सामने वो प्लेनेट सेम एरिया कवर करता है सेम टाइम में, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो देखो जब पार्टिकल ए से बी से सी आएगा तो उसने सन के साथ कितना एरिया कवर किया। तो जब वो ए से बी से सी आ रहा है तो वो सन के साथ देखो टोटल इतना एरिया कवर कर रहा है, और जब वो सी से डी से ए जाएगा तब वो सन के साथ कितना एरिया कवर कर रहा है, तो तब वो ये वाला एरिया कवर कर रहा है। ध्यान से देखना। तो जब वो ए बी सी जाएगा तब सन को फोकस मान के कितना एरिया कवर किया, ये वाला ब्लू कलर का एरिया कवर किया, और दूसरे पार्ट में ये रेड वाला एरिया कवर किया। तो जितना ज्यादा एरिया कवर होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि एरिया कवर करने का रेट ज्यादा है। तो एबीसी में कितना एरिया कवर किया? A/2 + A/4। तो एबीसी का एरिया कितना है? 3A/4, और CDA का एरिया कितना है? सिर्फ A/4 है। तो एबीसी का टाइम लगा T1, इसका टाइम लगा T2। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है बच्चों? T1/T2 कितना आएगा? 3 आएगा। T1/T2 कितना आने वाला है बच्चों? 3 आएगा। T1 = 3 T2। मुझे पक्का भरोसा है कि आधे इंडिया ने T1 = T2 क्लिक किया होगा, जो गलत है। अगर ये सर्कल होता और सन सेंटर पे होता तब सही है कि भाई ये वाला लेफ्ट वाला आधा पोर्शन बराबर राइट, उनका टाइम सेम लगता। लेकिन इलिप्स में ऐसा नहीं होता। ये राइट वाला आधे पोर्शन ने सन पे ज्यादा एरिया बनाया है और लेफ्ट वाला आधे पोर्शन ने सन पे कम एरिया बनाया है। ठीक है, तो उस तरीके से कैलकुलेट करना है इलिप्स में। ये चीज हमें पता होनी चाहिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा माना हुआ ये बहुत अच्छा और मेरा तो फेवरेट क्वेश्चन में से एक है इस चैप्टर का। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है क्योंकि जो कंसेप्ट लगने वाला है बहुत ट्रिकी है, और मेन में इस लेवल का कंसेप्ट कई जगह तो क्लास में ही नहीं करवाया जाता। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, कितनी आसानी से हम इसको सॉल्व करते हैं, कंसेप्ट समझते हैं। ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? मंगलयान की बात की है। पहले क्वेश्चन की सिचुएशन को समझते हैं। सन है, सन के इर्द गिर्द अर्थ घूम रही है। अर्थ का डिस्टेंस मान लेते हैं RE। तो अर्थ को पूरा चक्कर घूमने में कितना टाइम लगने वाला है? 365 दिन। ठीक है, और अर्थ से दूर मंगल की यहां पे कक्षा होती है, यह है मंगल का RM। ठीक है, सन से मंगल का डिस्टेंस है RM, सन से अर्थ का डिस्टेंस है RE। एक मंगलयान हम अर्थ से छोड़ रहे, इस तरीके से छोड़ रहे कि जब ये यहां से निकलेगा तो सन के वजह से ये वाली देखो इस इलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव करेगा। वो ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव करके यहां पे मंगल पे पहुंचना है। हमने उसको ऐसे रिलीज किया कि जब ये यहां से निकल के वहां पहुंचेगा तब मंगल भी यहां पे ही पहुंचा होगा। उस तरीके से कैलकुलेट करके हमने रिलीज किया। तो हमने ये पूछा है कि इस मंगलयान को ये रेड कलर वाले ऑर्बिट पे अर्थ से निकल के यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगने वाला है, ये पूछा है हमने। तो ये दिन कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? बड़ा शॉकिंग क्वेश्चन है। कई बार तो समझ में ही नहीं आता उसको एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करना है। प्लस आंसर भी देखो दिन में दिए, 500 दिन, 260 दिन, 320। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। समझ रहे हो ना आप इस चीज को? तो पहले समझते हैं कि केपलर का लॉ कैसे एप्लीकेबल होगा। यहां पे दिन हमें कैलकुलेट करने हैं। तो पहली चीज अर्थ की बात करते हैं। तो अर्थ भी सन के इर्द गिर्द घूमती है, और दूसरी चीज जब ये मंगलयान इस रेड ऑर्बिट पे होगा तब वो भी सन को ही फोकस करके ऑर्बिट बना रही है,
क्योंकि अब मंगलयान अर्थ से दूर जा चुकी है, मंगल से भी दूर है, प्लस मंगल और अर्थ के कंपेयर में सन का मास काफी ज्यादा है, यानी मंगलयान की भी जो यहाँ पे मोशन होनी है वो सन के ग्रेविटी की वजह से होनी है। उसी तरीके से अर्थ की जो मोशन हो रही है अपनी ऑर्बिट पे वो भी सन की ग्रेविटी की वजह से हो रही है, मंगल की भी जो हो रही है वो सन की ग्रेविटी की वजह से हो रही है। ठीक है, यानी ये तीनों ऑर्बिट, ये दो ब्लैक ऑर्बिट और ये रेड ऑर्बिट, ये तीनों ऑर्बिट सन के ग्रेविटी की वजह से है। पहले तो हमें ये समझना होगा। अब और एक चीज, मुझे अर्थ का पता है, अर्थ को कितना टाइम लगता है पूरा ऑर्बिट घूमने में, 365 दिन लगता है। यानी मैं ये कह सकता हूं बच्चों कि मेरे पास फॉर्मूला है t² प्रोपोर्शनल टू r³। यानी मैं अगर अर्थ की बात करूं तो यहां से मैं लिख सकता हूं 365 इज प्रोपोर्शनल टू अर्थ का r, सन से अर्थ का ये कितना है re, तो re का 3/2। ये इक्वेशन में बना सकता हूं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अब मैं इस रेड ऑर्बिट की बात करूंगा। मानो मैं रेड ऑर्बिट को कंप्लीट करता हूं, तो मैंने इस रेड ऑर्बिट को ऐसे कंप्लीट कर दिया, तो ये भी इलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसका फोकस सन है। तो इलिप्टिकल के लिए भी ये फॉर्मूला लगता है, जैसे ये फॉर्मूला सर्कुलर के लिए लगता है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, वैसे ही ये फॉर्मूला इलिप्टिकल के लिए भी लगता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है? सेम फॉर्मूला है इलिप्टिकल के लिए, t² प्रोपोर्शनल टू a³ होगा, सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब आएगा। तो अगर कोई पार्टिकल इस ऑर्बिट पे घूम रहा है, इस रेड वाली ऑर्बिट पे घूम रहा है, तो उस वाली ऑर्बिट में घूमने में कितना टाइम लगेगा? तो t प्रोपोर्शनल टू इस रेड वाले ऑर्बिट का सेमी मेजर कितना है? तो देखो पूरा मेजर कितना है? rm प्लस re, तो सेमी मेजर कितना होगा? उसका आधा होगा, rm प्लस re का बाई 2, यानी t प्रोपोर्शनल टू rm प्लस re बाई 2 का 3/2 पावर। यानी मेरे पास एक ये इक्वेशन है, दूसरी ये इक्वेशन है। re rm पता है तो यहां से मैं t निकाल पाऊंगा। वो t क्या होगा? इस पूरी ऑर्बिट में घूमने का टाइम होगा। दोनों को डिवाइड करते हैं तो 365/t बराबर re का 3/2 पावर। re rm कितना दिया है? re है 1.5, rm है 2.28। 10 to the 11 को जाने देते क्योंकि डिवाइड में वो पावर कट हो जाएगा, तो 1.5 और 2.3, तो 360/1.5 का 3/2 पावर अपॉन 1.5 प्लस 2.3 का बाई 2, 3/2 पावर। वापस अच्छे से कैलकुलेट करते हैं, 360/t बराबर यहां पे आएगा 1.5 3/2 पावर अपॉन ये कितना आने वाला है? 3.8/2, 1.9 का 3/2 पावर। इसके ऐसे पावर भी कैलकुलेट करना है लेकिन अप्रोक्सीमेट गिनना है हमें, तो ये भी गिनना आना चाहिए। तो ये कितना होगा? मैं इसको 1.9 को 2 ले सकता हूं, बड़ी आसानी हो जाएगी मुझे कैलकुलेट करने में। तो 1.5/2 यानी ये कितना हो जाएगा? 3/4 का 3/2 पावर, यानी 365/t कितना हो जाएगा? एक तो 3/4 और दूसरा रूट में 3/4। 3/2 पावर क्या हुआ? इसका 1 पावर और इसका 1/2 पावर, 3/2 पावर हो गया। तो यहां से देखो कितना आसान हो जाएगा मेरा कैलकुलेट करना। ये 3/4 √3 कितना होगा? √3 होगा 1.7/2। ठीक है, तो इसको यहां मल्टीप्लाई करते हैं, 1.7 इंटू 3 ये हो जाएगा 5 के आसपास। 5/8 बराबर 365/t, यानी यहां से मुझे t कितना मिल रहा है? 365 इंटू 8/5। ये t क्या है? अपना आंसर नहीं है बच्चों, ये t है पूरे रेड ऑर्बिट में घूमने का टाइम, लेकिन मुझे तो यहां से यहां तक ही जाना है, यानी मुझे इस टाइम का आधा लगेगा। ठीक है, जितना टाइम यहां से यहां जाने में लगेगा उतना ही टाइम यहां से यहां आने में लगेगा, ये तो हम जान सकते हैं। ठीक है, देखो पिछले क्वेश्चन से कंफ्यूज मत होना। इलिप्टिकल के लिए देखो यहां पे मानो फोकस है, तो इलिप्टिकल के लिए एबीसी का टाइम बराबर सीडीए का टाइम, लेकिन बीसीडी का टाइम इज नॉट इक्वल टू बीएडी का टाइम, ये पता होना चाहिए। टाइम ऑफ एबीसी बराबर टाइम ऑफ सीडीए, क्योंकि यहां ऊपर एरिया और नीचे एरिया दोनों सेम आएगा, लेकिन टाइम ऑफ बीसीडी इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ डीएबी। ये रिलेशन याद रखना, ये आपको पता होना चाहिए। तो मुझे t/2 ढूंढना है बच्चों, तो t/2 कितना होगा? 365 इंटू 8/10, यानी 365 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 365 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। ठीक है बच्चों, एग्जैक्ट नहीं है, याद रखना अप्रोक्सीमेट आंसर है। तो यहां पे आपका जो मोस्ट मैच आंसर होगा
वो होने वाला है ऑप्शन बी 320 डे। उससे थोड़ा ज्यादा आएगा, 0.8 से नहीं 0.85 या 9 के आसपास आएगा, लेकिन हमने अप्रोक्सीमेट हो सके उतना एक्यूरेट कैलकुलेट करने का ट्राई किया है बच्चों यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खतरनाक क्वेश्चन ये भी 2019 में आया हुआ जेडब्ल्यू मेन का क्वेश्चन है। मुझे याद है ये क्वेश्चन जब ये पेपर में आया था तब बच्चों ने पूछा था, तो पहली जब ये क्वेश्चन देखा तब मैं खुद शॉक हो गया था कि इतना लंबा क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन जेई मेन में आया है ऑनलाइन में, वो भी ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और इस पूरे सेशन का टफेस्ट क्वेश्चन ये। तो समझते हैं क्या है पूरा पहले उसका, तो किस तरीके से ये होता है पूरी। हम देखो, आप वीडियो को पॉज करो, एक बार पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लो, फिर मैं यहां पे ट्राई करता हूं। देखो पूरी मोशन को समझते हैं क्या हो रहा है। अर्थ से हमने एक m मास के पार्टिकल को u स्पीड से लॉन्च किया, ठीक है, और वो कितनी हाइट पे जा रहा है, और जब वो r हाइट पे जाएगा, यहां से r हाइट पे जाएगा, तो उसके पास मान लेते हैं v स्पीड होगी। यहां पे u स्पीड है, हमने उसको थ्रो करके छोड़ दिया, कोई इंजन नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी का वर्क करेगा, तो उसके पास हो गई v स्पीड। अब क्या हो रहा है, ये पार्टिकल m/10 मास का रॉकेट रिलीज कर रहा है, और उसकी इफेक्ट क्या होगी, वो रॉकेट ऐसे रिलीज करेगा कि वो पार्टिकल खुद इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना शुरू कर देगा, ठीक है। अभी तो देखो उसकी मोशन इस तरफ है ऊपर की ओर, लेकिन उसको इस r, मतलब ध्यान से देखना, ये रेडियस कितनी हो गई, सेंटर से देखा तो 2r। तो ये जो m मास का अपना सैटेलाइट है, उसका मेन टारगेट क्या है, उसको 2r रेडियस में सर्कल में घूमना उसका मेन टारगेट है। तो अभी तो वो u स्पीड से हमने अर्थ से थ्रो किया, सरफेस से ऊपर जाके स्पीड v हो गई, लेकिन उसको अभी यहां पे उसको सर्कल में घूमना है, तो वो रॉकेट लॉन्च करेगा इस तरीके से कि उसकी खुद की स्पीड ऐसी हो जाए कि वो सर्कल में घूमना शुरू कर दे। यानी ये हो गई इनिशियल सिचुएशन। नई सिचुएशन क्या होगी, यहां से 2r डिस्टेंस पे ये ऑर्बिट होगी, वहां पे अब दो पार्टिकल हो गए, एक पार्टिकल हो गया m/10 मास का जो रॉकेट लॉन्च किया, दूसरा पार्टिकल हुआ सैटेलाइट खुद, वो कितने मास का होगा, 9m/10, और सैटेलाइट की अब स्पीड कितनी है, सर्कल में घूमने लायक स्पीड हो गई, ठीक है। तो यहां पे देखो इनिशियल m मास का सैटेलाइट है जिसकी स्पीड v है, फाइनल दो टुकड़े हो गए m/10 और 9m/10। तो m/10 रॉकेट है जिसकी मुझे काइनेटिक एनर्जी ढूंढनी है, और ये जो 9m/10 वाला है वो सैटेलाइट है जो अब सर्कल में ऑर्बिट कर रहा है। तो इसकी स्पीड कितनी होगी, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, इसकी स्पीड होगी √gm/2r, किसकी, 9m/10 की स्पीड इतनी होगी। तो इस m/10 की स्पीड कितनी होगी पहले तो वो निकालते हैं, ध्यान से देखना। तो ये है रॉकेट लॉन्च करने के जस्ट पहले की मोमेंट, तब सिर्फ सैटेलाइट है m मास का। ये है रॉकेट लॉन्च करने के जस्ट बाद वाली मोमेंट, तो ये सैटेलाइट हो गया 9m/10 मास का, ये रॉकेट हो गया। तो देखो इन दोनों के बीच में मुझे अब लीनियर मोमेंटम कंजर्व करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने ऐसा समझो ब्लास्ट वाला केस हुआ है, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम अगर इस डायरेक्शन में है तो फाइनल मोमेंटम भी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी इस रॉकेट के पास एक तो ये वाली स्पीड होगी vy। अब देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियली कोई मोमेंटम नहीं था, यानी फाइनली भी कोई मोमेंटम नहीं होना चाहिए, तो इस रॉकेट के पास इस तरफ भी एक स्पीड होगी vx। फिर यहां से मुझे उसकी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, सैटेलाइट की नेगेटिव डायरेक्शन की मोमेंटम बराबर रॉकेट की पॉजिटिव डायरेक्शन की मोमेंटम। तो पहली मेरी इक्वेशन बनेगी, ये m किसका मास है, अर्थ का मास है, ठीक है। तो ऑर्बिट का ये हो जाएगा 9m/10 g कैपिटल m/2r, ये हो गई सैटेलाइट की नेगेटिव x डायरेक्शन की मोमेंटम बराबर अपने वाले रॉकेट की m/10 vx। तो m/10 जाने दो, तो यहां से आपको vx क्या मिल रहा है, 9 टाइम्स gm/2r, ये मुझे मिल गया vx। अब मुझे रॉकेट का vy ढूंढना है, तो इस पूरे सिस्टम की y डायरेक्शन की मोमेंटम बराबर इसकी y डायरेक्शन की मोमेंटम। तो पूरे सिस्टम की y डायरेक्शन की मोमेंटम क्या है, mv बराबर रॉकेट की y डायरेक्शन की मोमेंटम n/10 vx, सॉरी vy। तो यहां से हमें vy मिल रहा है 10v, मुझे vx vy दोनों मिल चुका है,
बस मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, लेकिन मुझे V ढूंढना पड़ेगा। तो V ढूंढने के लिए मुझे यहां से यहां के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। इनिशियल पोटेंशियल कितना है, Gmm/r, क्योंकि इनिशियली अर्थ की सरफेस पे था। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m u², फाइनल काइनेटिक हाफ mv² फाइनल पोटेंशियल माइनस Gmm/2r। तो यहां से मुझे मिल रहा है बच्चों हाफ mv² कितना मिलेगा, हाफ mu² माइनस Gmm/2r इतना मिलेगा। इसको इस तरफ ले जाओ तो माइनस Gmm/r में से Gmm/2r ऐड करेंगे तो माइनस Gmm/2r। यहां से मुझे m को जाने दो, m जाने दो, और 2 भी जाएगा, तो v² कितना मिलेगा, u² माइनस Gm/r। ये मुझे मिल गया v²। अब मुझे रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी ढूंढनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट। तो रॉकेट का मास कितना है, m/10, इस तरफ स्पीड है vx, इस तरफ स्पीड है vy। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी बच्चों, हाफ m/10 vx² और हाफ m/10 vy²। ये हो जाएगी रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी। देखो कितना लंबा कैलकुलेशन जा रहा है बच्चों, लेकिन यही पूछा गया है, भरोसा रखो ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है 2019 का। तो मैं हाफ m/10 कॉमन निकलता हूं, vx का स्क्वायर करूंगा। vx क्या आया मेरा, vx आया इसका स्क्वायर यानी 81 Gm/2r। vx का स्क्वायर आया 81 Gm/2r और प्लस vy का स्क्वायर। vy का स्क्वायर क्या आया मेरा, vy का स्क्वायर, vy क्या था 10v है, यानी vy का स्क्वायर क्या होगा 100v का स्क्वायर, यानी इसका 100 का स्क्वायर। ये कितना होने वाला है, तो 100 u² माइनस 100 Gm/r इतना होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से बचेगा m/20। ठीक है, 100 कॉमन निकाल देते हैं, यहां इन दोनों के पास 100 है तो यहां से 100 कॉमन निकाल देंगे, तो बाहर जा रहा है 100, बाहर जाएगा 100, तो अंदर क्या बचा 81 Gm/200r, क्योंकि यहां पे तो 100 था नहीं तो कॉमन निकालने के लिए मुझे नीचे 100 चाहिए होगा, प्लस u² माइनस Gm/r। तो ये हुआ 5m u², यह 81/200 और यहां पे कुछ नहीं है तो यहां पे भी नीचे ऊपर 200 कर सकता हूं, तो u² प्लस 81/200 Gm/r माइनस 200/200 Gm/r। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपना फाइनल आंसर आएगा 5m, यहां से u², ये 81 माइनस 200 यानी माइनस 119 Gm/200r। आंसर भी बड़ा डरावना हॉरर आंसर है, देखो आप, तो 119/200 ऐसा कुछ दिखना चाहिए। देखो लंबा चौड़ा सा कैलकुलेशन है, 119/200 ये अपना आंसर आ गया बी। पूरा हमने कैलकुलेट किया है बिना आलस किए, आपको भी कोई आलस नहीं करना है बच्चों। एग्जैक्ट आंसर लाने की यहां पे हमारी ट्राई रहती है कि ताकि आपको भी पता चले कैलकुलेशन में क्या करना है। ये मेरी ओर से आज का क्वेश्चन ऑफ द सेशन, ये मस्त क्वेश्चन है, मजा आने वाला क्वेश्चन है। बहुत सारे कंसेप्ट लग रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लग रहा है, मोमेंटम कंजर्वेशन लग रहा है, ऑर्बिट का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। 3-4 क्वेश्चन पे कंसेप्ट पे बेस ये क्वेश्चन पूछा गया है मेन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इसको भी वीडियो पॉज करके पढ़ेंगे, एक बार खुद से ट्राई करेंगे। ध्यान से देखेंगे क्या दिया है यहां पे। अर्थ है ये, और अर्थ के आसपास ही ध्यान से देखना, अर्थ की सरफेस के एकदम पास यानी RE जितनी रेडियस पे ही एक पार्टिकल घूम रहा है। ठीक है, फिर दिया है कि वो रॉकेट फायर करता है जिससे उसकी स्पीड √3/2 टाइम्स हो जाती है। ध्यान से देखना, फिर वो रॉकेट फायर करता है जिससे उसकी स्पीड √3/2 टाइम्स हो जाती है। तो मानो वो यहां पे था और उसने रॉकेट फायर किया, तो अब उसकी स्पीड √3/2 टाइम्स हो गई।
तो अगर उसकी स्पीड पहले थी उतनी ही रहती तो वो सर्कल पे घूमता, अब उसने अपनी स्पीड चेंज कर दी, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी उतना का उतना है, काइनेटिक चेंज हो गया, यानी टोटल एनर्जी चेंज हो गया। तो अब वो क्या बनेगा, इस पॉइंट में से पास होता हुआ पैराबोला इलिप्स बन जाएगा। ध्यान से सुनना, इस अब क्या होगा, ये देखो इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, स्पीड कितनी है उसकी v है, पोटेंशियल और v यहां से काइनेटिक मिल जाएगी। फाइनल पोजीशन क्या है, ये अर्थ है, इसी पॉइंट पे देखो, ये इसी रेड वाले पॉइंट पे उसने क्या कर दिया, अपनी स्पीड को √3/2 टाइम्स v कर दिया। तो देखो इन दोनों पॉइंट में, ये है इनिशियल, ये फाइनल, दोनों पॉइंट सेम है, यानी दोनों पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी सेम है, काइनेटिक चेंज हो गई, यानी टोटल एनर्जी चेंज हो गई। लेकिन देखो पहली ऑर्बिट तो ये रेड वाली थी सर्कल, अब जो नई ऑर्बिट बनेगी उसमें भी ये पॉइंट तो होना ही होना है, क्योंकि इसी पॉइंट से उस ऑर्बिट की शुरुआत होगी। तो इस पॉइंट में से पास होता हुआ ऐसा कौन सा ऑर्बिट होगा कि जिसकी एनर्जी इससे अलग होगी। अगर इन दोनों केस की एनर्जी सेम हो तो यहां पे भी सर्कल ही बनता, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, टोटल एनर्जी बढ़ गई, तो अब वो इलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा। तो अब उसका पाथ इस पॉइंट में से पास होता हुआ ऐसा कोई इलिप्टिकल होगा। तो ये तो अर्थ उसका ये फोकस हो जाएगा। तो ये है RE। तो पूछा है यहां से मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पे होगा, मैक्सिमम कितना डिस्टेंस पे होगा ये पूछा है हमें, ठीक है। इसको भी हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ये भी जेईई मेन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एकदम मस्त एनर्जी कंजर्वेशन किए बिना हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ध्यान से देखो, पहले मैं बात करता हूं, मैं पहले इसकी एनर्जी ढूंढ लेता हूं कितनी एनर्जी होगी। तो पहले सर्कुलर ऑर्बिट में स्पीड कितनी थी, gm/r, इतनी स्पीड थी। अब स्पीड कितनी हो गई, √3/2 gm/r। तो मुझे फाइनल एनर्जी ढूंढनी है, तो फाइनल एनर्जी कितनी होगी इसकी, फाइनल एनर्जी होगी इसकी, फाइनल काइनेटिक ½ mv_final², और फाइनल पोटेंशियल तो सेम है -gmm/re। तो v² करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 gmm/re, क्योंकि vf में है रूट के अंदर 3/2, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर करके, -gmm/re। तो ये कितना होना है, यहां भी 4 करेंगे तो ये हो जाएगा -gmm/4re। ये हो गए टोटल एनर्जी। लेकिन अब इसका रास्ता कौन सा है, इलिप्टिकल का रास्ता। अब इसका रास्ता कौन सा, तो इलिप्टिकल पाथ की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, =−gmm/2a। यानी यहां से मुझे क्या मिल गया बच्चों, 2a मिल गया, 4re के बराबर। अब 2a क्या होता है इलिप्टिकल पाथ में, 2a होता है नियरेस्ट पॉइंट से फर्देस्ट पॉइंट का डिस्टेंस 2a होता है। तो 2a कितना हो गया, 4re। अब ये re है और ये टोटल 4re है, तो ये कितना होगा, 3re होगा, और यही तो है मैक्सिमम डिस्टेंस। ध्यान से सुनना, ये टोटल डिस्टेंस है 4re, ये वाला डिस्टेंस है re, तो ये कितना डिस्टेंस हुआ, 3re। अपना x आ गया 3re। कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है बच्चों, बात समझ में आ रही है। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, अगर आपको इलिप्टिकल का एनर्जी का फॉर्मूला अच्छे से पता हो तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का। वीडियो को पॉज करेंगे, एक स्टेप में इसका आंसर देंगे, ध्यान से देखना। पहले तो वो सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रहा है, अब उसको ऐसे हमें स्पीड देनी है कि वो एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल। ध्यान से देखना क्या बोला गया है, अर्थ है, एक सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, √gm/r। मानो सर्कुलर ऑर्बिट का डिस्टेंस है r। लेकिन अगर इस जगह से मुझे एस्केप होना हो तो इस जगह पे यह है ऑर्बिटल स्पीड, लेकिन एस्केप स्पीड कितनी होनी चाहिए, √2gm/r होनी चाहिए। अगर मुझे एस्केप होना हो तो स्पीड कितनी होनी चाहिए, √2gm/r। और अगर मुझे सर्कल में घूमना हो तो स्पीड कितनी होनी चाहिए, gm। ये तो आपको पता होगा। अब पूछा है कि ये पार्टिकल एस्केप कर रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो देखो v एस्केप और v ऑर्बिटल के बीच का रिलेशन क्या है, ये हो गया √2v जितना रिलेशन है। ये है v ऑर्बिटल। अगर मैं v ऑर्बिटल, अगर सर्कुलर ऑर्बिट की स्पीड को √2 टाइम्स बढ़ा दूं तो वो पार्टिकल एस्केप कर जाएगा, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो नई काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ½m√2v², यानी 2v²। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv², आंसर आ जाएगा mv²।
छोटा सा क्वेश्चन है, बस आपको ये थोड़ा कंसेप्ट पता हो एस्केप करने के लिए कितनी स्पीड चाहिए, ऑर्बिटल से क्या रिलेशन है, तो ये एक स्टेप का आधी मिनट का क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें किसी प्लेनेट को, ध्यान से सुनना, सरफेस से 2r अल्टीट्यूड पे लॉन्च करना है तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा। ध्यान से क्वेश्चन सुनो। पहले कोई सैटेलाइट है जो सरफेस पे है m मास का, उसको मुझे 2r अल्टीट्यूड यानी 3r की रेडियस में लॉन्च करना है, तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। इनिशियल पोजीशन यहां पे है, फाइनल पोजीशन उसको 3r पे सर्कुलर ऑर्बिट करवाना है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उसके पास इनिशियली कुछ एनर्जी है, उसमें मैं कुछ एनर्जी ऐड करूंगा, तो फाइनल एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि वो 3r के रेडियस में सर्कुलर ऑर्बिट कर सके। तो पहले बात करते हैं इनिशियल एनर्जी। तो पहले तो अर्थ की सरफेस पे तो सिर्फ पोटेंशियल होगा, अभी तो मुझे उसको एनर्जी देना है, यानी पहले पोटेंशियल है, मैं कितनी काइनेटिक या जो भी ऐड करूंगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो इनिशियल एनर्जी है सिर्फ पोटेंशियल Gmm/r, ये हो गई इनिशियल एनर्जी, ये है इनिशियल एनर्जी। उसमें मैं कुछ एनर्जी ऐड कर रहा हूं E जितनी, तो फाइनल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 3r रेडियस के सर्कल में घूमने लायक। अगर मैं r रेडियस के सर्कल में घूमता हूं तो सैटेलाइट की टोटल एनर्जी क्या होती है, Gmm/2r। उसी तरह अगर मैं 3r रेडियस के सर्कल में घूमूंगा तो एनर्जी क्या होने वाली है, -Gmm/6r। तो E कितना हो जाएगा, Gmm/r -Gmm/6r। तो यहां से आंसर आ जाएगा बच्चों 5/6 Gmm/r। इतनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, 5/6 Gmm/r, तब जाके वो अर्थ की सरफेस से 3r रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में घूम पाएगा। देखो, अगर आपको एनर्जी का रिलेशन पता है तो आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आवाज आ रही है? गुड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, क्या है, ये भी एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ऑर्बिट पे। ध्यान से सिचुएशन सुनो। ये मानो अर्थ है, तो पहले m मास का पार्टिकल r रेडियस में घूम रहा है, ये इनिशियल सिचुएशन है। अब इसके दो टुकड़े हो जाते हैं, पहला टुकड़ा m/2 का है, वो r/2 में घूम रहा है, और दूसरा टुकड़ा भी m/2 का है और वो 3r/2 में घूम रहा है। तो डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल एनर्जी पूछा है। तो फाइनल एनर्जी में अंदर वाले टुकड़े की एनर्जी प्लस बाहर वाले। अब ये अगर सर्कल में घूम रहे तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Gmm/2r। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, मैं फाइनल एनर्जी ढूंढ रहा हूं, तो अंदर वाले टुकड़े की एनर्जी -G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ पार्टिकल अपॉन 2r, तो इसका डबल यानी r। दूसरे पे बात करते हैं, इस वाले टुकड़े की एनर्जी क्या होगी, सर्कल में घूम रहा है तो -G, ये माइनस लिख लिया मैंने, m मास ऑफ पार्टिकल अपॉन उसकी रेडियस का डबल 3r/2 का डबल 3r। तो यहां से क्या आ रहा है, -Gmm/r कॉमन निकाल दो, तो 1/2 प्लस 1/6, ये कितना आएगा 4/6, 3/2 -2/3 Gmm/r, ये आ गया E फाइनल। सही है ना, ये 6, 3, 4/6, 2/3 सही है। अब इनिशियल की बात करेंगे, तो इनिशियल तो m मास का r में घूम रहा है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, E इनिशियल माइनस Gm, अब मास तो m ही है और रेडियस 2r। मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो E फाइनल माइनस E इनिशियल, E फाइनल कितना है -2/3 Gmm/r माइनस E इनिशियल कितना है -Gmm/2r। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं Gmm/r को कॉमन निकाल रहा हूं, तो अंदर बचेगा यहाँ पे 1/2 माइनस 2/3, तो ये कितना होने वाला है 3 माइनस 4/3, यानी माइनस Gmm/3r, माइनस Gmm/3r। मैच नहीं कर रहा कहीं पे, कैलकुलेशन मिस्टेक, ये 6 हो जाएगा, सॉरी 3 माइनस 4 यानी -1/6, माइनस Gmm/6r, माइनस Gmm/6r।
अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं 3 टिक कर लेता, आंसर गलत हो जाता। ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों, कोई गलती ना हो। तो ये बात हो गई बच्चों ग्रेविटी की। ग्रेविटी में स्पेशली हमने इस सेशन में प्रीवियस ईयर के जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे वो सारे हमने कवर किए हैं, प्लस जितने भी पॉसिबल कंसेप्ट है वो मैंने इस 15-16 क्वेश्चन में कवर करने की ट्राई की है, ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन कर सको। यही इस सुपर 3000 सीरीज का कंसेप्ट है, मैक्सिमम रिवीजन इन मिनिमम टाइम। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वाला सेशन पसंद आया हो, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो, मेरा सॉल्व करने का तरीका अच्छा लगा हो, अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आ रही हो, तो प्लीज इस पूरी सीरीज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट और काफी वेटेज वाला वो भी चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह। 2 सेशन तक चलेगा अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत।